आकर जुड़ जाएगा, किससे आकर जुड़ जाएगा, और अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए किसकी हेल्प लेगा, एटीपी। एटीपी किसमें टूट गया, किसमें टूट गया, किसमें टूट गया। तो सबसे पहले इस अमाइनो एसिड्स को एक्टिवेट करने में किसकी जरूरत पड़ेगी, कौन करेगा ये काम, क्या बन गया, अमाइनो एसिड एएमपी एंजाइम। क्या बन गया, अमाइनो एसिड एएमपी एंजाइम क्या बन गया। अब इससे आकर जुड़ा टीआरएन, प्रॉपर्टी वाला पार्ट अपन कर रहे थे ना, ठीक है। तो उसमें अपन ने नॉन एम्बिगुअस, डीजेनरेसी, यूनिवर्सल, नॉन ओवरलैपिंग हो गया था ना। अच्छा, यूनिवर्सल हो गया, ट्रिपलेट हो गया, यूनिवर्सल, नॉन ओवरलैपिंग, कॉमालेस, थ्योरी आ गई, ठीक है। ओके बच्चों, अच्छा घर जाके रीड किया। तो दो मेन कंफ्यूजन दो जगह आता था, नॉन एम्बिगुअस और डीजेनरेसी। बच्चों स्टार्ट, दोनों क्लियर है। नॉन एम्बिग्विटी क्या कहती है, वन कोडोन वन अमाइनो एसिड, और डीजेनरेसी क्या कहती है, या तो कह दो मैनी कोडोन वन अमाइनो एसिड, या फिर वन अमाइनो एसिड मैनी कोडोन। दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, क्लियर है। अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दिया हो तो अमाइनो एसिड सीक्वेंस बता सकते हैं, लेकिन अमाइनो एसिड सीक्वेंस दिया हो तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ना। बाकी तो प्रॉपर्टी सिंपल है, ट्रिपलेट नेचर, नॉन ओवरलैपिंग, यूनिवर्सल एंड कॉमालेस। अब लिखेंगे स्टार्ट कोडोन, स्टार्ट या फिर इनिशिएशन कोडोन। स्टार्ट कोडोन या कह लीजिए इनिशिएशन कोडोन। है ना। स्टार्ट कोडोन कौन सा होता है, AUG या फिर GUG, AUG या फिर GUG। ये जो AUG है ना, AUG को हम क्या कहते हैं, ड्यूअल कोडोन। AUG को क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि AUG दो काम करता है। AUG कितने काम करता है, पहला काम कि AUG कोड फॉर मीथियोनिन, कोड फॉर, और मीथियोनिन के साथ साथ ये क्या करता है, प्रोसेस को इनिशिएट भी करता है, प्रोसेस को इनिशिएट भी करता है ना। तो AUG को कहा जाता है ड्यूअल कोडोन। दो काम करेगा, चेन को स्टार्ट करेगा और चेन को स्टार्ट करने के साथ साथ अमाइनो एसिड को कोड भी करेगा। अगर AUG अवेलेबल नहीं है तो ये काम कौन करेगा, GUG। कौन करेगा, GUG। अब अगर GUG हमारा फर्स्ट कोडोन है, अगर GUG हमारा फर्स्ट कोडोन है तो किसको कोड करेगा, मीथियोनिन। और अगर GUG एनीवेयर एक्सेप्ट फर्स्ट तो किसको कोड करेगा, वैलिन। किसको कोड करेगा, वैलिन। अगर GUG फर्स्ट कोडोन है देन कोड फॉर मीथियोनिन, और अगर फर्स्ट के अलावा कहीं और है तो किसको कोड करेगा। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, इन फ्यू बैक्टीरिया whenever AUG is not available, in few bacteria whenever AUG is not available, GUG work as a start codon. GUG work as a start codon. In few bacteria, whenever AUG is not available, GUG work as a start codon. Next thing, if GUG is the first codon, if GUG is the
first codon, then code for methionine. If GUG is the first codon, then code for methionine, and if anywhere except first, if anywhere except first, if GUG is the first codon, then code for methionine, and if anywhere except first, then code for valine. है ना? अब बोर्ड पर आइए, ये हमारा mRNA है। हाँ बच्चों, कौन है ये हमारा mRNA? में यहां GUG है, GUG पहला कोडोन है। GUG, अगर GUG पहला कोडोन है तो किसको कोड करेगा? और पहले के अलावा कहीं और है तो? अगर एक चॉइस करनी पड़े, GUG कोड फॉर ऑप्शन में मिथियोनिन भी है और ऑप्शन में वैलिन भी है, तो आंसर क्या जाएगा? वैलिन। GUG का मेन काम क्या है, मिथियोनिन या वैलिन? लेकिन अगर पहला कोडोन है तो, पहला कोडोन है तो हमने क्या लिखा था? GUG अगर फर्स्ट कोडोन है तो एनीवेयर एक्सेप्ट फर्स्ट। मतलब कुछ बैक्टीरिया में बाई चांस अगर AUG अवेलेबल नहीं हुआ तो काम कहां से शुरू कर देगा? GUG। अगर हमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशिएशन कोडोन, ऑप्शन में AUG भी है और GUG भी है। AUG, AUG ना मिले तो GUG, AUG ना मिले तो ये कॉपी में बनेगा। समझोगे सर? अगर GUG पहला कोडोन है तब तो क्या कोड करेगा? मिथियोनिन, और पहले के अलावा अगर कहीं और है तो वैलिन। ओके, अब बोर्ड पर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट की। किसकी बात करते हैं? प्रोकैरियोट में यहां ये AUG है पहला कोडोन, और यहां भी AUG है 10वां कोडोन। तो AUG किसको कोड करेगा? AUG किसको कोड करेगा? अब हम बात करते हैं यूकैरियोट की। यूकैरियोट में ये AUG है पहला कोडोन और ये AUG है 10वां कोडोन। तो AUG किसको कोड करेगा? AUG किसको कोड करेगा? बस एक छोटा सा अंतर बात करेंगे कि प्रोकैरियोट का पहला मिथियोनिन फॉर्माइलेटेड होता है। प्रो का पहला मिथियोनिन, अब डिटेल बता रहा हूं, हम कंफ्यूजन से बचने के लिए छोटी सी लाइन लिखेंगे। इन प्रोकैरियोट if AUG is the first codon, then code for formilated methionine, and if anywhere except first, code for. In eukaryote, if AUG is the first codon, code for anywhere except first. सारा ना करके क्या हम सिंपल सी बात लिख ले कि प्रोकैरियोट का पहला मिथियोनिन फॉर्माइलेट होता है? सिंपल सी भाषा में क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट का पहला मिथियोनिन लिख लेंगे। इन प्रोकैरियोट, in prokaryote, first methionine is formylate. In prokaryote, first methionine formilated. आई बात समझ में? हम ज्यादा उलझेंगे नहीं, सिंपल सी बात क्या कह दी हमने कि प्रो का पहला मिथियोनिन फॉर्माइलेटेड। प्रो का पहला मिथियोनिन क्लियर। अब लिखेंगे स्टॉप कोडोन, इसकी जरूरत तो नहीं है। स्टॉप कोडोन, स्टॉप कोडोन ऑब्लिक नॉन सेंस कोडोन ऑब्लिक टर्मिनेशन कोडोन। स्टॉप कोडोन, नॉनसेंस कोडोन, टर्मिनेशन कोडोन। ठीक है, एक ही नाम है। स्टॉप कोडोन कौन कौन से हैं? UAA, UAG, UGA। UAA, UAA को कहा जाता है ओकरा। क्या कहा जाता है? ओकरा। ये अंबर और ये ओपेल।
ओकरा, अंबर, ओपेल लिखना है। अच्छा बताओ, तीनों में से कौन साइंटिस्ट है? तीनों ही साइंटिस्ट है? कोई भी साइंटिस्ट नहीं है। ऑल आर द नेम ऑफ द कलर। ये सब कलर के नाम है, इनमें से कोई साइंटिस्ट नहीं है। ऑल आर द कलर नेम। ओकरा, अंबर, ओपेल ये सब कलर के नाम है। अबे तुम्हें थोड़ी करना कौन सा कलर है, ये थोड़ी क्वेश्चन है। हाँ बच्चों, अब बोर्ड पर, अब एनसीईआरटी का एक पूरा पैरा आएगा। ये हमारा एक एमआरएनए है। कौन है ये हमारे? यहां हमारे पास एमआरएनए पर है AUG। कौन है ये? आ गया हमारा GUG, फिर आ गया हमारा UGG, फिर आ गया हमारा GAG, फिर आ गया GAA, फिर आ गया UUU और फिर आ गया UAG। क्लियर यहां तक? चलिए जी, तो यहां इस एमआरएनए पर कितने कोडोन आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 आगे। ये जो स्टॉप कोडोन होता है, कौन सा बच्चों? स्टॉप कोडोन का कोई एंटी कोडोन नहीं होता। स्टॉप कोडोन का कोई टीआरएनए। तो जहां स्टॉप कोडोन आएगा वहां अमाइनो एसिड आएगा या नहीं आएगा? तो इससे जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी उसमें कितने अमाइनो एसिड होंगे? 6, 7 नहीं होंगे। पहली पार्ट क्लियर? 6 या 7। तो जब आपको एक एमआरएनए दिया जाए और एमआरएनए से यह पूछा जाए कि बनने वाले एमआरएनए में कितने अमाइनो एसिड होंगे, कितने, तो आपको काम AUG से शुरू करना है और स्टॉप कोडोन तक जाना है। समझ गए सारे? शुरू कहां से करना है, कहां तक जाना है? नंबर ऑफ कोडोन गिनेंगे और जब अमाइनो एसिड निकालेंगे तो -1 माइनस। अब AUG से पहले कुछ भी सीक्वेंस हो वो ट्रांसलेट, UAG के बाद जो भी सीक्वेंस हो वो ट्रांसलेट। एक बार क्लियर? ये जो लास्ट कोडोन है UAG, इसका कोई एंटी कोडोन है या नहीं है? टीआरएनए है या नहीं है? इसकी रीडिंग होगी नहीं होगी? होगी। रीडिंग होगी। रीडिंग यहां पर स्टॉप कोडोन पर टीआरएनए नहीं आता, स्टॉप कोडोन पर आता है रिलीज फैक्टर। हाँ बच्चों, कौन आता है? अब बताओ, स्टॉप कोडोन की रीडिंग होगी या नहीं होगी? लेकिन वहां कौन आएगा? एंटी कोडोन आएगा, टीआरएनए आएगा या रिलीज फैक्टर आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? तो पहले यहां से एक लाइन पढ़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे यहां से। फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक दैट इज रेफर्ड टू एज द। बताओ, इनिशिएशन कोडोन का टीआरएनए है या नहीं है? एंटी कोडोन है या नहीं है? अमाइनो एसिड आएगा नहीं आएगा? देयर आर नो टीआरएनए फॉर। आगे बस स्टॉप कोडोन का टीआरएनए, वहां अमाइनो एसिड आएगा नहीं आएगा? तो जहां स्टॉप कोडोन आएगा, जहां स्टॉप कोडोन आएगा वहां टीआरएनए आएगा या रिलीज फैक्टर आएगा? यहां से पढ़ेंगे एट द एंड, बस भागो मत। एट द रिलीज फैक्टर बाइंड टू। हाँ, तो स्टॉप कोडोन की रीडिंग नहीं नहीं नहीं। अच्छा, अब से होगी। अच्छा, पहले नहीं होती थी, अब से ओके। अब स्टॉप कोडोन से पहले का जो कोडोन है, यहां पर तो टीआरएनए आएगा और यहां पर जो टीआरएनए है उसके पास पॉलीपेप्टाइड चेन है और उसमें कितने अमाइनो एसिड है? 6। कितने अमाइनो एसिड है? अब जैसे ही स्टॉप कोडोन आया वहां टीआरएनए आएगा या आरएफ आएगा? आरएफ की फुल फॉर्म। जैसे ही आरएफ आएगा वो आरएफ इस एस्टर बॉन्ड पर अटैक करेगा। एस्टर बॉन्ड पे वो एस्टर बॉन्ड को तोड़ देगा। एस्टर बॉन्ड को, अगर एस्टर बॉन्ड टूट गया तो पॉलीपेप्टाइड चेन टीआरएनए से जुड़ी रहेगी या अलग हो जाएगी? प्रोसेस आगे बढ़ेगी, रुक जाएगी? आरएफ की फुल फॉर्म बोलो।
क्यों? क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज कर देगा, तो प्रोसेस आगे बढ़ेगी, रुक जाएगी। अगली लाइन पड़ेगी, टर्मिनेटिंग। बस आगे पढ़ो। अब सुनो दोस्तों, तुम को भी क्या करते हो? जब कभी पूछते हैं टर्मिनेशन, ये तो देखते नहीं कौन सी प्रोसेस है, डजंट मैटर। टर्मिनेशन में कौन हेल्प करता है? रो फैक्टर। हाँ, कौन हेल्प करता है? रो फैक्टर। नहीं, वो तो घर आके देखते हैं, वो तो घर आके देखते हैं कि वो ट्रांसलेशन था। समझ गए? वही कहानी है ना कि अनवाइंडिंग कौन करता है? हेलिकेज। कौन करता है? प्रोसेस डजंट मैटर। पता लग गया बेवकूफी कहां हो रही है? अब बोलो, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, रो फैक्टर। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, नहीं एनसीईआरटी में कहीं दे नहीं रखा। अरे नहीं, अरे नहीं, ये तो एनसीईआरटी मैंने घर बैठ के बनाई है, ये तुम्हारी वाली एनसीईआरटी थोड़ी है, तो हमारे वाली है। हाँ, रिलीज फैक्टर पे क्वेश्चन आ गया, देखो सर क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर जाता है। कहां से गया? रिलीज फैक्टर एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं है। हाँ, इसके एनसीईआरटी में नहीं है। नहीं, ढूंढ रहे हैं। समझ गए रे? क्या? तो शुरू में एयूजी है ना जहां पहला एयूजी आ गया वहां से काम शुरू हो जाएगा। जहां एमआरएनए में पहला एयूजी होगा वहां से वर्क शुरू होगा। अब वो एयूजी एमआरएनए में पहला कोडोन होगा या बीच का कोडोन होगा? आपने 7वीं पोजीशन पे एयूजी रखा तो क्या माना जाएगा? फर्स्ट कोडोन या मीडियल कोडोन? मीडियल कोडोन फर्स्ट ही माना जाएगा। फर्स्ट कौन होगा? जो पहले आएगा। रट के ये तो हमें याद करना है, ये तो हमें याद करना है। क्लियर है? यहां तक नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, स्टॉप कोडोन डू नॉट हैव एंटीकोडोन और टीआरएनए। स्टॉप कोडोन डू नॉट हैव एंटीकोडोन और टीआरएनए, thus they do not code for any amino acid. They do not code for any amino acid. कोई डाउट? नेक्स्ट थिंग, स्टॉप कोडोन आर रीड बाय द रिलीज फैक्टर। स्टॉप कोडोन are read by the release factor that release polypeptide chain, that release polypeptide chain, thus terminate translation। हाँ भाई, टर्मिनेशन में कौन हेल्प करेगा? रो फैक्टर या रिलीज फैक्टर? है? अब से प्रोसेस देखनी पड़ेगी। अच्छा, पहले तो रो फैक्टर आता। नहीं, वो तो घर आके देखते हैं कौन सी प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है। सही बोल रहा हूं? आंसर क्या ठोक के आएंगे? रो फैक्टर। ठीक है, वापिस बोर्ड पर आएंगे। क्या लिखा है? रिलीज द पॉलीपेप्टाइड चेन दस टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन। अब बोर्ड पर। अब एक बात बताओ बच्चों, स्टॉप कोडोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना। स्टॉप कोडोन का होना जरूरी है या नहीं है? स्टॉप कोडोन काम का है या नहीं है? तो पहले क्या कहते थे? नॉनसेंस। क्या कहते थे? मतलब सेंसलेस। क्या कहते थे? पहले क्या देखा क्या कि जहां स्टॉप कोडोन है वहां कोई अमाइनो एसिड, तो क्या कर रहा है? ये सेंसलेस है। क्या कह दिया ये? तो क्या कह दिया? नॉनसेंस। बट बाद में क्या पता लगा? नॉनसेंस नहीं है, सेंसलेस नहीं है, इसका भी एक पर्टिकुलर काम है कि ये किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर रहा, बट इसका भी होना बहुत। तो आज बेटर वर्ड क्या है? नॉनसेंस या फिर टर्मिनेशन?
अब हम नॉनसेंस नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं? अब बताओ स्टॉप कोडन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बट है ना, इसकी एक यूनिक लोकेशन है, वहां से आगे पीछे नहीं होना चाहिए। वहां से एक काम करो, आप स्टॉप कोडन को 7th की जगह 4th पोजीशन पे ले आओ, तो अब आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी वो कंप्लीट बनेगी, इनकंप्लीट, फंक्शनल या नॉन फंक्शनल? 7वीं की जगह 10वीं पोजीशन पे ले जाओ, अभी भी हमारी प्रोटीन तो खराब हो गई या नहीं होगी? अगर थोड़ा पहले आ गया तो कुछ अमाइनो एसिड कम हो गए, और थोड़ा बाद में चला गया तो दोनों ही केस में हाँ ठाकुर तो गियो। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बट यूनिक लोकेशन है, उसे आगे पीछे आगे पीछे, तो हम एक यहां वर्ड बोलते हैं स्टॉप कोडोन नेवर शुड बी इमेच्योर। नेवर शुड बी इमेच्योर मतलब उसकी पोजीशन की रिस्पेक्ट में। इमेच्योर मतलब आया हुआ स्टेटमेंट है, स्टॉप कोडोन नेवर शुड बी इमेच्योर। स्टॉप कोडोन नेवर शुड बी इमेच्योर with respect to their position. Stop codon never should be immature with respect to their position. ओके अब बोर्ड पर, अब ये हमारा कौन सा कोडोन है? स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन से पहले का जो पार्ट है, क्या इसका ट्रांसलेशन होगा नहीं होगा? तो इसे क्या कहेंगे? UTR। क्या कहेंगे? और स्टॉप कोडोन के बाद का जो पार्ट है, इसका भी ट्रांसलेशन होगा या नहीं होगा? तो ये भी क्या कहलाएगा? अब बताओ UTR 5' एंड पर है, 3' एंड पर है, या दोनों तरफ है? स्टार्ट कोडोन से ठीक पहले है या स्टॉप कोडोन के ठीक बाद है? स्टार्ट कोडोन से ठीक, स्टॉप कोडोन के ठीक, तो क्या कहेंगे? स्टार्ट कोडोन के ठीक बाद और स्टॉप कोडोन से ठीक पहले। गलत है? ओके, स्टॉप कोडोन से ठीक पहले और स्टार्ट कोडोन से ठीक, अभी भी उल्टा है। सीधा तुम करो। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, एग्जाम में क्या हो जाता है? वहां क्यों नहीं दिखता? एग्जाम तुम्हारा मैं दे गया हूं दुष्टों, बहुत ध्यान से पढ़ना, बात समझ में आई? ये जो यूटीआर है, यूटीआर की फॉर्म में फुल फॉर्म अनट्रांसलेटेड रीजन क्या है? इसका ट्रांसलेशन होगा नहीं होगा? चलो इसको हटा देते हैं, हटा दें, मारे जाओगे। यूटीआर का ट्रांसलेशन, बट ट्रांसलेशन होने के लिए, अरे वही बच्चों प्रोमोटर वाली कहानी है, प्रोमोटर का ट्रांसक्रिप्शन, बट ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्रोमोटर का होना, यूटीआर का ट्रांसलेशन, बट ट्रांसलेशन के लिए यूटीआर का होना। एग्जैक्टली यूटीआर का क्या काम है ये हमें आज भी नहीं पता, एग्जैक्टली रोल हमें आज भी नहीं पता। आज भी ये एक बहुत बड़ा केओस है, आज भी बहुत बड़ा। ए ट्रांसलेशनल यूनिट in is the sequence of that is flanked by the and the and code for a, क्या गया वो हमारा? आगे बढ़ो। and mRNA also have that are referred as the, आगे बढ़ो। UTR are present at both before the and the after the, they are, इनका एग्जैक्टली क्या रोल है वो हमें आज भी लिखेंगे। जस्ट बिफोर द स्टार्ट कोडोन, जस्ट बिफोर द स्टार्ट कोडोन as well as just after the stop codon, UTR is found
UTR is found that do not undergo translation, that do not undergo translation but required for efficient translation, that do not undergo translation but required for efficient translation, required for efficient. इज इट क्लियर? कहां है एनसीईआरटी में लाइनें याद आएगी सबको? पक्का? अब मानते हैं कि जो 5' वाला यूटीआर है वो तो राइबोसोम से जुड़ने में हेल्प करता है, और 3' वाला यूटीआर क्या प्रोवाइड करता है? स्टेबिलिटी। एग्जैक्टली फंक्शन हमें आज भी नहीं पता। एग्जैक्टली फंक्शन हमें, अरे आज भी है ना, हमें केवल अपने 50% डीएनए का काम पता लगा है, 50% अभी भी बाकी है, तुम्हारे लिए पेंडिंग है। हाँ, हम लोग कर देंगे। सोचो बच्चों, 1953 के बाद अपन 2022 में आ गए, मतलब 70 साल हो गए, लेकिन केवल 50% डीएनए का काम पता लगा। तो बाकी 50 में 70 साल लग जाएंगे, तब तक तो हम निकल लेंगे। नहीं सर, आप ही निकलोगे। ये भाई तो 90 साल की जिंदगी लिखा के लाया, ये जाएगा नहीं, भेजना पड़ेगा इसको। भाई सीधी सी छह खटिया पकड़ने से अच्छा निकल लो, सीधी सी बात है। चले जाओ जाओ, ये बात कौन सी जाओ? पीयूष सर, जाओ जाओ। चलिए, हाँ जी, छुटकी महारानी। अब बच्चों बोर्ड पर आओ। अब यहीं से मेरे को एक छोटा सा पैरा क्लासिकल जेनेटिक्स का कवर करना है। डन? बोर्ड पर, बोर्ड पर आगे सारे। ये कौन है? जीएजी। जीएजी कौन से अमाइनो एसिड को कोड करता है? ग्लूटामिक एसिड। किसको कोड करता है? किसको कोड करता है? कौन था यहां? जीएजी। जीएजी की जगह म्यूटेशन हुआ और जीएए आ गया। कौन आ गया? जीएए भी ग्लूटामिक एसिड को ही कोड करेगा। किसको कोड करेगा? म्यूटेशन हुआ या नहीं हुआ? कोडोन बदला या नहीं बदला? अमाइनो एसिड प्रोटीन बनेगी या नहीं बनेगी? वही बनेगी, दूसरी बनेगी। क्या साइलेंट म्यूटेशन कह दूं? कैसा म्यूटेशन है? क्या म्यूटेंट एलिल नॉर्मल प्रोटीन बना सकता है? पॉसिबिलिटी है या नहीं है? अब एक और म्यूटेशन हुआ, GAG की जगह GUG आ गया। म्यूटेशन कोडोन अमाइनो एसिड प्रोटीन, वही बनेगा, दूसरा बनेगा। क्या म्यूटेंट डिफरेंट प्रोटीन बना सकता है? क्या म्यूटेंट सेम प्रोटीन बना सकता है? क्या म्यूटेंट डिफरेंट प्रोटीन बना सकता है? कौन है? क्या क्या प्रोटीन बनेगी नहीं बनेगी?
इनकम्प्लीट? नहीं समझे? बनेगी नहीं बनेगी? कंप्लीट या इनकम्प्लीट? क्या म्यूटेंट सेम प्रोटीन बना सकता है? क्या म्यूटेंट डिफरेंट प्रोटीन बना सकता है? क्या म्यूटेंट इनकम्प्लीट प्रोटीन बना सकता है? सब कुछ डिपेंड करेगा म्यूटेशन किस तरह का है। ये क्या कहलाएगा, साइलेंट मिससेंस या नॉनसेंस? ये क्या कहलाएगा? क्या जरूरी है कि म्यूटेंट एलील हमेशा रिसेसिव होगा? म्यूटेंट एलील हमेशा रिसेसिव हो जरूरी? डिपेंड करेगा म्यूटेशन कैसा है। म्यूटेशन साइलेंट म्यूटेशन भी है या नहीं है, और हमें साइलेंट म्यूटेशन का पता ही नहीं चला। हम कौन से म्यूटेशन को डिटेक्ट कर पाए जिसका विजिबल इफेक्ट आया? सीधी सी बात है, अपन यहां क्लास में बैठे हैं, किसी बैक्टीरिया का किसी वायरस का इंफेक्शन हो गया, हमें कब पता चलेगा? अभी भी नहीं समझे? समझ गए? हमें म्यूटेशन का पता कब चलेगा? अगर साइलेंट म्यूटेशन हुआ है तो हमें उसका होते रहे, कोई फर्क, उससे हमारा फिनोटाइप कभी भी चेंज। अब बताओ, अगर म्यूटेंट होगा, अगर म्यूटेशन हुआ तभी तो नया एलील आएगा। अगर म्यूटेशन ही नहीं हुआ तो नया एलील आएगा या नहीं आएगा? और म्यूटेशन हुआ तो नया एलील, जैसे जैसे नए एलील आते जाएंगे हमारा जीन पूल नैरो होता जाएगा, ब्रॉड होता जाएगा, और जितना ब्रॉड होगा उसमें वेरिएबिलिटी, जितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी आएगी स्टेबिलिटी उतनी। तो म्यूटेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? उससे जीन पूल नैरो होगा, ब्रॉड होगा जीन पूल, और जितना ब्रॉड होगा वेरिएशन के चांस उतने, तो सर्वाइविलिटी उतनी। तो म्यूटेशन होने चाहिए नहीं होने चाहिए? बट स्लो या रैपिड, आरएनए में और डीएनए में तो म्यूटेशन होने देना, रोकना होने, बट रेट शुड बी। अगर म्यूटेशन नहीं होता तो हमारे में म्यूटेंट एलील होते या नहीं होते? केवल क्या होते? वाइल्ड। केवल क्या होते? और अगर केवल वाइल्ड होते तो जीन पूल नैरो होता या ब्रॉड होता? और नैरो अगर होता तो सर्वाइवल के चांस। तो हम ये भी तो कहते हैं ना कि माइग्रेटरी बर्ड अच्छे होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड का वेलकम करना चाहिए। ये मेरी एक पॉपुलेशन है, इसका एक फिक्स जीन पूल है, इसमें माइग्रेटरी बर्ड आए, क्या माइग्रेटरी बर्ड के साथ कोई नया जीन, नया एलील लाने का चांस है या नहीं आए? वो यहां पे इस पॉपुलेशन में आया, यहां उसका ब्रीडिंग हुआ, यहां उसके जीन पूल के अंदर कोई नया एलील लाने का चांस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो जीन पूल नैरो होगा या ब्रॉड होगा? तो दे शुड बी वेलकम और नॉट? तो जीन पूल बदलने के दो तरीके हैं, वन इज द माइग्रेशन, अदर इज द म्यूटेशन। वन इज द, अदर इज द, बट इन दोनों में से एक यूनिक सोर्स पूछूं, अल्टीमेट पूछूं, तो माइग्रेशन या म्यूटेशन? म्यूटेशन। माइग्रेशन से भी जीन पूल बदला, परंतु तुम समझ नहीं पाए ना, फिर मैं बताऊं। जीन पूल तो बदल गया, बट वो नेचर के लिए नया नहीं है, समझ गए? और म्यूटेशन होने से तो अल्टीमेट सोर्स क्या माना जाएगा? म्यूटेशन से नेचर में नहीं आएगा, माइग्रेशन से नेचर में नहीं आएगा, या नेचर में पहले से था? गिवन पॉपुलेशन के लिए नया है, गिवन नेचर के लिए नया। और अगर म्यूटेशन है तो अल्टीमेट सोर्स क्या माना जाएगा? हु इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन? क्यों म्यूटेशन जीन पूल को ब्रॉड करता है। इज इट क्लियर? ये तो बच्चों हमारा एनसीईआरटी फ्रैक्शन है। क्या है ये हमारा? तो एक बार जल्दी जल्दी से एनसीईआरटी के फीचर्स पढ़ ले, फिर एक छोटा सा एनसीईआरटी का बार पाठ करेंगे। पहला फीचर पढ़ो जल्दी जल्दी। द कोडॉन इज 61 कोडॉन कोड फॉर द and 3 codon do not code for, hence they function as the some amino acid coded by more than, hence the code is released in the, there are the code is nearly, for example from bacteria to UUU code for, some exceptions of this rule have been in the, and in some AUG have, it does not code, it does code for and act as a UAA, UAG, UG are the, एक पॉइंट मिस हो रहा है, एनसीईआरटी चेक करो सारे।
किसी में 7 पॉइंट गिवन है क्या? सभी में 6 है? इसमें एक मिस हो रहा है, सोचो कौन सा? नॉन, किसी के एनसीईआरटी में नहीं है? ला 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 है किसी में तो होगा। है ना? ला बेटा मेरे को दे, है आपके आंसर में? One codon code for only one amino acid, hence it is unambiguous and specific. किसी में है, किसी में नहीं है? चलो हमने कॉपी में नोट किया, याद रखना, याद रखोगे? तो ये नॉन एम्बिगुअस किसी में दे रखा है, किसी में नहीं दे रखा, पुरानी में है ना? ये तो एनसीईआरटी की बहुत बड़ी बीमारी है, एक पॉइंट सही करेगी, दूसरा गलत करेगी। तो म्यूटेशन तो होना चाहिए ना यार। चलिए डन। अब एक पॉइंट हमें बच्चों थोड़ा सा बाहर पढ़ना है, हेडिंग डालेंगे वर्बल हाइपोथेसिस। वर्बल हाइपोथेसिस, केवल एक लाइन समझने के लिए हमें वर्बल हाइपोथेसिस पढ़नी है। पहले लिखेंगे वर्बल हाइपोथेसिस गिवन बाय क्रेक, गिवन बाय क्रेक टू एक्सप्लेन रीजन ऑफ डीजेनरेसी, गिवन बाय क्रेक टू एक्सप्लेन रीजन ऑफ डीजेनरेसी। डीजेनरेसी क्यों है, डीजेनरेसी का क्या कारण है, कारण को समझाने के लिए क्रिक ने क्या दी थी? वर्बल हाइपोथेसिस। डीजेनरेसी क्यों होती है, इसका क्या कारण है, इसको समझाने के लिए क्या दी थी इन्होंने? वर्बल हाइपोथेसिस। बोर्ड पर हम बच्चों बाद में समझेंगे, पहले वापिस पीछे चलेंगे, नीरेनबर्ग के काम को द्वारा एनालाइज करेंगे, आराम से तुम समझ लोगे। नीरेनबर्ग ने क्या किया था? 1 बाय 1 सारे के सारे कोडोन को डिसाइफर किया था। नीरेनबर्ग क्या करता था? कोडोन डिस्कवर करता जाता था और कोडोन डिस्कवर करने के साथ साथ उसके आगे अमाइनो एसिड लिखता जाता था। एक कोडोन खोजा, अमाइनो एसिड लिख दिया, दूसरा खोजा, अमाइनो एसिड कर लिया। जब नीरेनबर्ग ने आधा काम कर लिया, जब नीरेनबर्ग ने लगभग 25 कोडोन डिस्कवर कर लिए, तो इसने एक ब्रेक लिया। क्या लिया? और ब्रेक ऐसा लिया, बावड़ा हो गया, गलत ही ले लिया ब्रेक। क्या देखा? 25 कोडोन, कोड फॉर ओनली 10 अमाइनो एसिड। कोडोन कितने डिस्कवर कर लिए? पर कोड फॉर ओनली, खोपड़ी लगी इसकी, खोपड़ी, इसको कुछ भी समझ में, तो उसने कोशिश भी नहीं की, कोशिश भी रट लिया और आगे काम शुरू कर दिया। आगे काम तो 1 बाय 1 सारे कोडोन डिसाइफर करके छोड़ दिए। क्यों? ज्यादा दिमाग। अब नीरेनबर्ग के काम को द्वारा एनालाइज किया क्रिक ने। इस कंपक ने तो हमेशा यही किया। याद आ गया? इसने हमेशा यही किया है ना। जो दूसरे काम करते थे उनके अंदर कमियां निकाल के अपना फंडा ठोक देता। ये तो मतलब ऐसा आदमी था, इसको मस्त चाय पिला दो तो भी लास्ट में क्या कहेगा? दूध बकरी का था। चाय कितनी मर्जी अच्छी हो, दूध, पर इसने काम बहुत अच्छा किया। क्रिक ने क्या किया? क्रिक ने बच्चों एक अमाइनो एसिड पकड़ लिया, जैसे ग्लाइसिन। क्या पकड़ लिया? ग्लाइसिन के 4 कोडोन थे, इसने चारों कोडोन लिख लिए, GGG, GGA, GGC, GGU।
जैसे दूसरा पकड़ लिया फिनाइल एलेनिन, 2 कोडोन थे UUU UUC। तुम दिमाग लगाओ, तुम पकड़ लोगे कहां गड़बड़ हो रही है। लास्ट में थर्ड पे पूरी टेबल तुम्हारे सामने है, कोई भी अमाइनो एसिड लो, उसके सारे कोडोन देखो, पहले दोनों न्यूक्लियोटाइड सेम है, अगर कुछ बदल रहा है तो वो तीसरा है। कोई भी पकड़ लो, वैलिन पहले दोनों, तीसरा एलेनिन पहले दोनों, तीसरा एस्पिरिन पहले दोनों, तीसरा ग्लूटामिन पहले दोनों, तीसरा हाँ ग्लाइसिन पहले दोनों, तीसरा सीरिन पहले दोनों, तीसरा आर्जिनिन पहले दोनों, तीसरा लाइसिन पहले दोनों। किसी को ले लो, पहले दोनों कौन बदल रहा है? तो इन्होंने क्या कह दिया कि जो तीसरा न्यूक्लियोटाइड है वो नॉन स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग वाटसन क्रिक पेयरिंग नहीं करता। स्ट्रॉन्ग वाटसन क्रिक पेयरिंग, ये एक एमआरएनए है। कौन है ये? एमआरएनए में यहां है UUC और यहां है UUU। आप इस कोडोन का एंटी कोडोन बनाओ बच्चों। क्या बन गया एंटी कोडोन? AAG, U के साथ A, U के साथ A। लेकिन यही एंटी कोडोन इसके साथ भी आकर बाइंड कर जाता है। पहले दोनों में पेयरिंग यूनिक है या नहीं है? पर तीसरे में यूनिक है या लूज पेयरिंग है? तो क्या बोलते, तीसरा न्यूक्लियोटाइड पार्टिसिपेट करता है, या क्या कह दिया, तीसरा न्यूक्लियोटाइड नॉन स्पेसिफिक है, जहां स्ट्रॉन्ग वाटसन क्रिक पेयरिंग, जिसके कारण एक अमाइनो एसिड या एक टीआरएनए एक से ज्यादा कोडोन से जुड़ सकता है। जुड़ 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 तभी तो साइलेंट म्यूटेशन हो गए। नहीं समझ में आया? पहले था UUC, क्या था? कौन आएगा? अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड फिनाइल, म्यूटेशन हो गया, आ गया UUU। कौन आएगा? मतलब आपका कोडोन तो बदल गया, कोडोन तो, बट आपका टीआरएनए वही आ रहा है। टीआरएनए, तो क्या एक टीआरएनए एक से ज्यादा कोडोन के साथ जुड़ सकता है या नहीं जुड़ सकता? कहां गड़बड़ हो रही है? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में? तो पहला पॉइंट मेरा, क्या मैं कह दूं डीजेनरेसी के कारण म्यूटेशन साइलेंट है? सोचो सोचो, डीजेनरेसी के कारण म्यूटेशन, दोनों अमाइनो एसिड, दोनों कोडोन किसको कोड कर रहे हैं? तो इधर डीजेनरेसी। अगर डीजेनरेसी नहीं होती तो म्यूटेशन कभी साइलेंट, फिर आपका अमाइनो एसिड बदलता ही। दूसरा फंडा, अब मैं कहता हूं कि हर एक कोडोन का एक यूनिक एंटी कोडोन होता है, मतलब हर एक कोडोन के लिए एक यूनिक टीआरएनए होता है। मतलब हमें 61 कोडोन के अगेंस्ट, इसका मतलब कितनी तरह के टीआरएनए चाहिए? 61। पर सेल के पास, गरीब के पास जगह कहां है? सेल को तो अपना काम मिनिमम लेवल पे करना है। मिनिमम भूल जाओ, भूल गए? हमने एक शानदार पार्टी दी जिसके अंदर हमने 61 वीआईपी को बुलाया। तो 61 वीआईपी को बुलाने के लिए 61 कार चाहिए। तो जो पार्किंग एरिया है, उस पार्किंग एरिया में 61 कार की पार्किंग होनी चाहिए। बट हमारे पास ना तो इतनी कारें हैं और ना इतनी पार्किंग है। बिल्कुल सही कंक्लूजन दो, क्या किया जाए? हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, समझ गए? शेयरिंग करवाई जाए। क्या करवाई जाए? क्या करवाई जाए? क्या करवाई जाए? ताकि कम टीआरएनए में काम चल जाए। क्या करवाई जाए? ताकि कम टीआरएनए में, अगर शेयरिंग करवा देते हैं तो हमारा कम गाड़ियों में काम चल जाएगा। क्या हमारा पैसा कम लगेगा? पेट्रोल भी बचेगा। तो इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, वीक होगी? इकोनॉमी, इकोनॉमी, इकोनॉमी। तो सेल की इकोनॉमी, उसको 61 तरह के टीआरएनए चाहिए, या कम में काम चला लिया? कम में काम, जगह कहां है? अरे सबसे बड़ी समस्या सेल के साथ क्या है?
जगह ही नहीं है। इतनी सी जान और करना बहुत कुछ, इतनी सी ये तो बहुत बड़ी, इसमें तो हजारों से ला देंगे, लाखों करोड़ों से ला देंगे, याद है। और सेल एरिया बढ़ा नहीं सकती भाई, सेल अपना साइज बढ़ा नहीं सकती, बढ़ाएगी तो बढ़ाने के चक्कर में वैसे मारी जाएगी। नहीं समझे अभी भी? समझ गए? तो सेल को तो उसी लिमिटेड एरिया में अपने सारे काम करने हैं। सेल हमेशा मिनिमम लेवल पे कोशिश करेगी, मिनिमम लेवल पे काम हो जाए, तभी तो कोडोन ट्रिपलेट रख दिया। अगर टेट्राप्लेट रखता तो फिर पंगा पड़ जाता। मिनिमम क्या होना चाहिए? ट्रिपलेट। और क्या रख लिया? ट्रिपलेट, ताकि उसको फालतू भीड़ इकट्ठी। अगर ऐसा नहीं होता तो 61 टाइप के टीआरएनए की जरूरत होती या नहीं होती? तो फालतू की भीड़ इकट्ठा होती। तो सेल ने क्या किया? शेयरिंग करवा दी। क्या करवा दी? तो कम टीआरएनए में काम हो गया। अब सेल की प्रॉब्लम क्या थी? सेल अपना एक्सटर्नल एरिया बढ़ा पा रही थी या नहीं? क्या हुआ? हाँ या ना? इंटरनल एरिया बढ़ा दिया। चक्कर आ रहे मेरे बच्चों को। क्या बढ़ा लिया? ये एग्जाम्पल है मेरे पास, दूं? नहीं मानोगे? क्रिस्टा, थाइलाकॉइड, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, स्फीरोसोम क्यों बने? इंटरनल एरिया बढ़ा दें, एक्सटर्नल एरिया उतना ही रहा। जितना ज्यादा आप क्रिस्टा बनाते जाओगे, थाइलाकॉइड बनाते जाओगे, ईआर बनाते जाओगे, गोल्जी बॉडी बनाते जाओगे, इंटरनल एरिया बढ़ता जाएगा। तो मेटाबॉलिक एक्शन उसका बढ़ता जाएगा। एक्सटर्नल एरिया बढ़ाना पॉसिबल? इस रूम का एरिया निकाल लो, वॉट एवर जो भी है डन। इस रूम को बढ़ाए बिना हम इसका इंटरनल सरफेस एरिया बढ़ा सकते हैं। बीच में एक दीवार दे दो, तो आपने जो दीवार बनाई है उसका एरिया काउंट हो गया। एक्सटर्नल एरिया उतना ही रहा या बढ़ गया? बट इंटरनल एरिया, आपने जो दीवार बनाई उसका एरिया, क्या करते हो बच्चों? बहुत जगह आती है बातें ये, दुष्ट आत्माओं। इमल्सिफिकेशन। ओए ओए, क्या कर रहे हो यार? जितने छोटे टुकड़े होंगे, याद है फ्रेगमेंटेशन, जितने छोटे टुकड़े होंगे। अच्छा अपने पे ले लो यार, अपने पे ले लो। हमें एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बहुत चाहिए, तो क्या करते? इंटेस्टाइन 10 किलोमीटर लंबी करते थे, हाथ में झोला लेके घूमते। याद आ रहा है? इंटेस्टाइन उतनी ही रही, लंबाई उतनी रही, विलाई और माइक्रोले बनाकर इंटरनल सरफेस एरिया। अरे मीजोजोम यार, अभी भी नहीं समझ में आया? क्या सेल अपना एक्सटर्नल एरिया बढ़ा सकती है? वो अपना एक्सटर्नल एरिया, तो अंदर का स्पेस उसके पास उतना ही है। अंदर का स्पेस, उसी स्पेस में सारे काम करने हैं। तो क्या कोशिश करेगी कि सारे काम कर ले और उसकी एक्टिविटी डिस्टर्ब। तो उसने क्या करा दिया? कॉम्प्रोमाइज, शेयरिंग करवा दी। क्या करवा दी? ताकि उसका सारा काम। समझ गए? सेल का इवॉल्वमेंट समझ में आ गया सर? सेल अपना एक्सटर्नल एरिया नहीं बढ़ा सकती, तो अपना इंटरनल सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो उसका मेटाबॉलिक एक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया याद करो बेटा, जितना ज्यादा क्रिस्टी होगा उसके पास ऑक्सीसोम का नंबर, तो फिर रेस्पिरेशन साइकिल उतना, बनने वाला एटीपी उतना। चलो लाओ खोपचे में दूसरी बात करो, थाइलेकोड जितना ज्यादा होगा उसके पास क्वांटासोम्स, तो एब्जॉर्ब लाइट, फोटोसिंथेसिस। याद आया? अच्छा ईआर जितनी ज्यादा होगी, ईआर जितनी, उस पर आने वाला राइबोसोम उतना, तो बनने वाला प्रोटीन उतना, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हेलो, कोई डाउट? लिख लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्रेक, थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ ए कोडॉन, according to Crick, third nucleotide of a codon, third nucleotide of a codon is not so specific. Third nucleotide of a codon is not so specific. That's why
one anticodon. That's why one anticodon can bind with more than one codon. One anticodon can bind with more than one codon. Done? अभी तक हमारी जो रिसर्च है, अभी तक हमें सेल के अंदर 61 टाइप के एंटीकोडोन नहीं मिले। 61 टाइप के टीआरएनए, हमें टीआरएनए बहुत कम मिले। एग्जैक्टली कितना नंबर है वो बुक टू बुक वेरी करता है, वो बुक टू बुक, तो हम एवरेज मान के चलते हैं 30 से 35। 100% ऑथेंटिक डेटा नहीं है। किसी बुक में मेंशन भी, जितनी रेफरेंस बुक पढ़ते हैं ना उसमें वेरिएशंस है, कोई 30 लिख देता है, कोई 32 लिखता है, कोई 34। हाँ है इसी रेंज के बीच, 30 से 35। 30 से, इसका मतलब 35 एंटीकोडोन 61 कोडोन को रीड कर रहे हैं, तो वही करनी आएगी ना, एक एंटीकोडोन एक से ज्यादा कोडोन को रीड, तभी तो बड़ा डीजनरेसी आ रही है, तभी तो म्यूटेशन साइलेंट हो रहे हैं, तभी तो। और इसका बेनिफिट मिला या नहीं मिला सेल को? इज इट क्लियर? चॉइस आपकी, डायग्राम बनाना चाहो बनाओ, छोड़ना चाहो छोड़ दो, कोई खास बात नहीं, बना लो। बस एक लाइन याद रखना सब बच्चों को कि म्यूटेशन साइलेंट क्यों हुई, कारण क्या है? डीजनरेसी। कारण क्या है? अगर डीजनरेसी नहीं होती तो म्यूटेशन कभी साइलेंट नहीं होता। तो मौसम का चेंज कितना भयंकर है ना। अब गर्मी लग रही है बुरी तरह से, और शाम तक आते आते सभी इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं। गलों में सबके दिक्कत आना शुरू हो चुकी है, और शुरुआत गले से होती है, हमेशा ध्यान रखना, फिर बुखार आता है। और मास्टर का गला तो वैसे ही खराब रहता है, इसका मतलब दबाना नहीं है, इसका कृपया हरगिज ये मतलब ना निकालें कि गला दबा दिया जाए। हाँ सर, एक बार सोच सिलेबस तो पूरा कर दो, फिर बात कर लेंगे, हैं? चलें जी, एक लाइन लिख ही लो बच्चों। बिकॉज ऑफ द degeneracy mutation become silent. Because of the degeneracy mutation become silent. लो जी, क्रिक बाबा के पांचों कॉन्सेप्ट आ गए हैं, आगे जी। क्रिक बाबा, डबल हेलिकल मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव मोड, अडेप्टर, टीआरएनए, सेंट्रल डोगमा, ये तो चारों एनसीईआरटी में। वॉबल ये एनसीईआरटी से बाहर है, बाकी चारों तो एनसीईआरटी का पार्ट याद है। डबल हेलिकल मॉडल वाटसन एंड क्रिक, सेमी कंजर्वेटिव मोड सजेस्ट बाय द सेंट्रल डोगमा, एनसीईआरटी पढ़ी थी अपन ने, प्रपोज बाय द क्रिक, अडेप्टर टीआरएनए याद है, गिवन बाय द, ये याद नहीं है पुत्रों, कहां भाग गया बे? It was clear to the Francis Crick there had to be a mechanism to read the code and also to link it to the amino. तो चार तो एनसीईआरटी में है, क्रिक बाबा, ठीक है जी। हेडिंग, अब देखो यार एनसीईआरटी कितना शानदार काम करती है ना। कई बार हम भी एनसीईआरटी के पूछ जाते हैं, उसने पहले क्या समझाया? जेनेटिक कोड, क्या समझाया? और अब वो शुरू करेगी ट्रांसलेशन, क्या शुरू करेगी? कोडोन और ट्रांसलेशन के बीच टीआरएनए है। टीआरएनए को एक तरफ क्या पढ़ना है? कोडोन, क्या पढ़ना है?
और एक तरफ अमाइनो एसिड लाना है। अभी अपन ने क्या पढ़ा, कोडोन, कोडोन को कौन रीड करेगा, टीआरएनए, और टीआरएनए क्या लाएगा, तभी तो क्या बनेगा। तो पहले क्या बताती है, जेनेटिक कोड, फिर टीआरएनए और फिर ट्रांसलेशन। क्लियर, हेडिंग ट्रांसलेशन। चलो बच्चों, ट्रांसलेशन का क्या मतलब है, सारे बच्चे निकालो अपने बचपन की इंग्लिश या फिर संस्कृत भाषा की क्लास याद करो। याद आ गई? क्या एक भाषा को दूसरी भाषा में बदला जाता था? क्या संस्कृत में दोहा पढ़कर हिंदी में समझाया जाता था? अभी भी तो वही होता है। ये जो एनसीईआरटी है, जो उर्दू में थी, अब वो इंग्लिश में होने लग गई, होगी? लिखो फिर, ट्रांसलेशन, conversion of one language, conversion of one language into the other language, conversion of one language into the other language. Language of nucleotide, language of nucleotide on mRNA, language of nucleotide on mRNA is converted into the language of amino acid into polypeptide chain. Converted into the language of amino acid into polypeptide chain. पहली लाइन पढ़ो। Translation refer to the process of to form a order and sequence of are defined by the sequence of in the amino acids are joined by a which is known as a formation of a peptide bond required. बस यहां तक की कहानी काफी डिस्कस हो चुकी है, याद है? अमाइनो एसिड में कौन सा बॉन्ड बनेगा, और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए, और वो एनर्जी खुद अमाइनो एसिड लेकर आएगा, याद है? अगली लाइन वही है, पूर्व के डिस्कस नहीं, अभी नहीं, पहले मैं समझाऊंगा, है ना? फिर तुमको उर्दू लगेगी एनसीईआरटी। डन। ये बच्चों हमारी सेल है, कौन है? इसने दिमाग खराब कर गया, तब से चली आ रही है। मैंने तुमको कहा था जब मैंने शुरू किया था, ये डायग्राम बार बार आएगा, ये डायग्राम। अब ये राइबोसोम है और ये एमआरएनए है। क्या एमआरएनए आ चुका है? क्या राइबोसोम जुड़ चुका है? अब प्रोटीन बननी है। प्रोटीन बनने के लिए क्या चाहिए? अमाइनो एसिड कहां है? अमाइनो एसिड अपने आप आएंगे, लाना पड़ेगा। कौन लेकर आएगा? क्या टीआरएनए को अमाइनो एसिड पहचानना पड़ेगा? पहचान के उठाना पड़ेगा, उठा के लाना पड़ेगा, यहां लाके घर बसा लेगा, क्या छोड़ के चला जाएगा? फिर दूसरा लाएगा, फिर तीसरा लाएगा, फिर चौथा लाएगा, फिर एक एक करके। लेकिन यार टीआरएनए को पहले अमाइनो एसिड को पहचानना पड़ेगा, और पहचानने के लिए एक, क्या इस एंजाइम का नाम याद है हमें? तो सुनाओ। वेरी गुड। पहचानने के लिए पेप्टाइड ट्रांसफेरेज, ये दुष्ट आत्मा, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज। क्या नाम था? क्या नाम था? तो पहले हमें इसका एक्टिवेशन करना है या पहले हमें इसकी चार्जिंग करनी है ना? पहले क्या होगा? एक्टिवेशन। पहले क्या होगा? और एक्टिवेशन के बाद की जाएगी चार्जिंग। पहले क्या किया जाएगा? एक्टिवेशन। पहले क्या किया जाएगा और उसके बाद क्या की जाएगी? लिखो पहले हेडिंग एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। पेंट्रे कब आ गई? पहला एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड लिखेंगे। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, छोड़
हटा दो ये लाइन, नहीं हेडिंग नहीं, दूसरी लिखी नहीं ना, लिखेंगे अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इनटू द साइटोप्लाज्म। अमाइनो एसिड आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म into the inactive form. Amino acid are found into the cytoplasm in the inactive form. First of all, they are activated. First of all, they are activated their activation required ATP and a enzyme. Their activation required ATP and a enzyme, अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेस। अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेस। नेक्स्ट थिंग, दिस एंजाइम इज ऑफ 20 टाइप। क्यों है 20 टाइप का, याद है? 20 तरह के अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड को कैसे पहचानता है ये भी याद है? आर ग्रुप। आइए बोर्ड पर। हाँ बच्चों, ये हमारा एंजाइम है। कौन है ये हमारा? ये एंजाइम सबसे पहले किसको पहचानेगा? अमाइनो एसिड। किसको पहचानेगा? और अमाइनो एसिड को पहचान कर क्या ये अमाइनो एसिड से आकर जुड़ जाएगा? किससे आकर जुड़ जाएगा? और अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए किसकी हेल्प लेगा? एटीपी। एटीपी किसमें टूट गया? किसमें टूट गया? किसमें टूट गया? तो सबसे पहले इस अमाइनो एसिड्स को एक्टिवेट करने में किसकी जरूरत पड़ेगी? कौन करेगा ये काम? क्या बन गया? अमाइनो एसाइल एएमपी एंजाइम। क्या बन गया? अमाइनो एसाइल एएमपी एंजाइम। क्या बन गया? अब इससे आकर जुड़ा टीआरएन। कौन आकर जुड़ा? और अमाइनो एसिड को किस पे ट्रांसफर कर दिया? टीआरएन ने फिर किस पे ट्रांसफर कर दिया? तो ये क्या बन गया हमारा? चार्ज। अब ये टीआरएन चार्ज है अनचार्ज है? ये चार्ज टीआरएन किसके पास जाएगा? राइबो। और वहां जाके घर बसा लेगा। आई बस में अमाइनो एसिड अपने आप जाएंगे या लेकर जाना है? कौन लेकर जाएगा? क्या टीआरएन को अमाइनो एसिड पहचानना पड़ेगा? क्या पहचानने के लिए एंजाइम की हेल्प लेगा? किसकी हेल्प लेगा? उस एंजाइम का क्या नाम है? याद है सबको? क्या पहले अमाइनो एसिड को पहचाना जाएगा, पहचानने के बाद टीआरएन में जोड़ दिया जाएगा। टीआरएन क्या होगा? चार्ज या अनचार्ज? चार्ज होकर कहां जाएगा? तो पहले क्या होगा? एक्टिवेशन या चार्जिंग, और फिर पहले और फिर पहला स्टेप फिर। इज इट क्लियर? इक्वेशन आएगी अमाइनो एसिड प्लस एटीपी प्लस एंजाइम। अमाइनो एसिड प्लस एटीपी प्लस एंजाइम is equal to amino acyl AMP enzyme complex. अमाइनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब दूसरी हेडिंग चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए इसमें लिखेंगे अमाइनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स। हाँ बच्चों, ये तो बना हुआ था। अब इसके साथ कौन आकर जुड़ेगा? टीआरएनए। और टीआरएनए यहां से क्या ले लेगा? अमाइनो एसिड। क्या ले लेगा? तो अमाइनो एसिड ले लेगा। तो क्या बन जाएगा?
चार्ज टीआरएनए। क्या बन जाएगा? चार्ज टीआरएनए का मतलब अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाएगा? अमाइनो एसिड। और ये चार्ज टीआरएनए अब किसकी तरफ जाएगा? राइबोसोम। किसकी तरफ जाएगा? हाँ, चार्ज टीआरएनए अब किसकी तरफ जाएगा? राइबोसोम। डन। अब पढ़ेंगे एनसीईआरटी। अब यहां से देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमाइनो एसिड आर। तो पहला स्टेप क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ एंड, पहला पार्ट खत्म, लिंक्ड टू देयर कॉग्नेट, ए प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड एज, या फिर एक काम करो, इसी को ओब्लिक करके कर दो आगे, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए को ओब्लिक करके अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। बोलो लाइन डाउट कोई? अब शुरू से दोबारा पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ द टू फॉर्म ए ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ इन द अमाइनो एसिड्स आर joined by a known as a formation of a required, therefore in the amino acids are in the presence of, ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप, linked to their cognate process commonly called as, और to be clear। अब तीसरा स्टेप, सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या करता है भाई, मेरे सो जाता है बीच में। पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस में बच्चों 3 पार्ट लिख लो। 3 पार्ट में हम पढ़ेंगे इनिशिएशन, एलोंगेशन, और तीसरा और लास्ट टर्मिनेशन। 3 पार्ट में पढ़ेंगे, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, है ना। पहली हेडिंग इनिशिएशन। यार एक डायग्राम था, पता नहीं यहां से मिस हो गया वो। फोन है सबके पास? टेलीग्राम खोलो सारे तुम। अभी एक पिक्चर टैग की है मैंने, डन। वो पिक्चर खोल लो सारे। तुम कोशिश मत करो, समझाऊंगा मैं, ठीक है? तो तुम्हें उर्दू लगेगी। पिक्चर खुल गई सारी? घुमा लो, फोन को घुमा लो, एनलार्ज कर लो पिक्चर, ठीक है? अब बोर्ड पर आ जाओ। बोर्ड पर ये जो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए है, कौन है बच्चों? प्रोकैरियोटिक एमआरएनए का ये जो 5' एंड होता है, जो 5', इस 5' एंड में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है। इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को कहा जाता है एस डी सीक्वेंस। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये यहां पर स्टार्ट कोडोन है, AUG। कौन है ये? अब देखो
AUG से काफी पहले आपको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस दिखाई दे रही है, शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस। शाइन AUG से काफी पहले है ना? अरे है क्या? ये लाला UTR है। स्टार्ट कोडोन से क्या है ये? UTR। क्या है ये? इस शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस की जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है वो 16S rRNA के पास है। चेक करो, इसके ऊपर 16S rRNA गिवन है। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस किसके पास है? 16S। और चेक करो 16S rRNA में वो थर्ड एंड पर है। कौन से एंड पर है? 5' एंड पर है, थर्ड एंड पर है। क्या ये दोनों सीक्वेंस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है क्या? अरे है क्या? अगर दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण क्या ये दोनों सीक्वेंस आपस में जुड़ जाएंगी? अगर जुड़ जाएंगी तो क्या स्मॉल सब यूनिट mRNA से आकर जुड़ गया या नहीं जुड़ा? ये कौन है, mRNA या स्मॉल सब यूनिट? और ये कौन है? स्मॉल सब यूनिट में क्या है? ये कौन सी सीक्वेंस है? फुल फॉर्म नहीं चाहिए। जिसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस किसके पास है? कौन से एंड पर है? क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है? देखो जुड़ा हुआ है बोर्ड पर। क्या आरएनए से आरएनए जुड़ रहा है? क्या आरएनए आरएनए हाइब्रिड बन रहा है? अगर आरएनए डबल स्टैंड होता तो ये कभी भी जुड़। तो याद करो सारे, आरएनए ने खुद को डीएनए को, पर खुद को याद है ना? कौन आकर जुड़ गया? स्मॉल सब यूनिट। कौन आकर जुड़ गया? बस उसका काम खत्म। आगे में सबको समझ में? अब क्या होगा? अब इस mRNA की तरफ आएगा एक चार्ज tRNA। हाँ बच्चों, कौन आएगा? और वो जो चार्ज tRNA आएगा, वो चार्ज tRNA इसके पहले कोडोन पर आकर जुड़ जाएगा। कहां आकर जुड़ जाएगा? पहले कोडोन पर। कहां आकर जुड़ जाएगा? पहले कोडोन पर। आ गया? सबसे पहले कौन आया? फिर कौन आया? पहले कौन आया? फिर कौन आया? और अब फाइनली आ जाएगी लार्ज सब यूनिट। बोलो ये कौन है? ये कौन है? जुड़ गई। स्मॉल सब यूनिट जुड़ने के बाद ये पहला कोडोन, यहां कौन आकर जुड़ गया? आ गया। अब जोड़ दो। लो जी, बारात इकट्ठी होगी। कौन इकट्ठी होगी? जहां दूल्हा कौन है? mRNA। नहीं समझे? अच्छा, सपने ले रहे हो हैं? चलो बताओ, मैसेज कौन लेकर आएगा? अब मैंने इसको दूल्हा क्यों बोला, दिमाग लगाओ। जब तक mRNA नहीं आएगा तब तक प्रोसेस स्टार्ट, क्योंकि मैसेज कौन लेकर आएगा? तो जब तक mRNA नहीं आएगा, जब तक मैसेज नहीं आएगा, प्रोसेस कभी भी शुरू। जैसे ही दूल्हा आया, बराती भागे भागे आएंगे। सबसे पहले कौन भागकर आएगा? है जी? वाह, अरे रियलिटी नहीं, यहां आ जाओ। हाँ, सबसे पहले कौन आया? स्मॉल। फिर कौन आया? और फिर कौन आया? लार्ज। सबसे पहले कौन आया? फिर सबसे पहले फिर मतलब मेरे को यूं लग रहा है कि तुम मेरे को बताना चाह रहे हो प्रो में कौन क्या है। नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ, बता रहे हैं बच्चे मेरे। स्मॉल सब यूनिट, पेपर मेरा है? हाँ बोलो, स्मॉल सब यूनिट पहला अमाइनो एसिड, और लार्ज यहीं से यूकैरियोट आ गया सामने। बोलो यू में मैंने किया था प्रो कर लो, फ्री अपने आप, यू अपने आप आएगा। प्रो करो, फ्री में यू याद है? 3 4 5 6 7 8 16 5 23 18 5 28। कोई डाउट? हाँ जी, दूल्हा कौन है? सबसे पहले कौन आया?
फिर सबसे पहले, फिर इनिशिएशन के लिए चाहिए इनिशिएशन फैक्टर। क्या चाहिए? 3 फैक्टर चाहिए, IF2, IF1, IF2, IF3। कितने फैक्टर चाहिए? कितने स्टेप हैं? 3 स्टेप है, तो फैक्टर भी कितने चाहिए? उल्टा चलाओगे, सीधा नहीं चलाओगे। नहीं समझे अभी भी? यहां कौन आएगा? IF3, IF2, IF1। डन। अब एक एक स्टेप करके सबसे पहले कौन आएगा? कौन है वो? 30। क्या चाहिए? फिर कौन आएगा? क्या लाएगा? क्या चाहिए? फिर कौन आएगा? क्या है वो? क्या चाहिए? अब पहले स्टेप में IF3 के साथ साथ मैग्नीशियम भी जरूरी है। चलो सारे बच्चे याद करो, दोनों राइबोसोम की सब यूनिट को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन बहुत, और दूसरे स्टेप में IF2 के साथ GTP लगेगा। क्या लगेगा? इसका मतलब हर एक अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने में एक ATP लगा। क्या लगा? और लाकर जोड़ने में, मतलब एक ATP और एक GTP तो कंज्यूम होगा ही होगा। ATP कहां लगेगा? अमाइनो एसिड के एक्टिवेशन में। और GTP कहां लगेगा? ATP कहां लगेगा और GTP कहां लगेगा? क्या हमारी बारात इकट्ठी हो गई? अब बारात को आगे बढ़ाएं तो इनिशिएशन या इलोंगेशन? अब बारात कब तक आगे बढ़ेगी मेरे को सोच समझ के बताना। जब तक, बिल्कुल सही, जब तक, अरे बेटा रियल बारात लेके नहीं निकलना है, गुजी जब तक छोरी ना मिल जाए है? मतलब ये बारात लेके घूम रहा है भाई, स्वयंवर कराएंगे इसका। अरे पढ़ ले बेटा, छोरी तो मिल जाएगी, खिलाएगा क्या है? या फिर वो है कि हमारा टारगेट ही वो है। वो ना स्कूल में सर्वे होता है, मतलब प्रायोरिटी क्या है, कैरियर है या शादी? तो शादी, तो शादी, शादी ऐसे घर में करेंगे जो कैरियर लाएगी। समझ गए? हाँ, इकलौती हो, क्या हो? हाँ, लंगड़ी, लूली, कानी, बहरी, व्हाटएवर, डजंट मैटर, बस होनी इकलौती चाहिए। ये तो हमारे वो बच्चे हैं जी, जो देना है दे दो जी, आप अपनी बेटी को दे रहे हो, हमारा क्या? सोफा दोगे तो बैठ लेगी, हम तो नीचे भी बैठ जाएंगे। कार दोगे तो कार से घूम ले जी, हम तो आजकल पैदल ही घूमते आए आज तक है? हमारा क्या है जी? है? जब से मतलब शादी की बात है, ये बंदे ने पढ़ना ही छोड़ दिया। सर जी कैरियर बन रहा है। ओके, बोर्ड पर आई समझ में बात? तो ये जितने भी कंटेंट है ना, ये सारे कंटेंट सेल में बिखरे होते हैं, सारे बिखरे होते हैं। अब तो मैसेज कौन लाता है? अमाइनो एसिड कौन लाएगा? प्रोटीन कौन बनाएगा? राइबोसोम। बेवकूफी मत करो, मैसेज कौन लाएगा? अमाइनो एसिड। प्रोटीन कौन बनाएगा? कि कितनी सब यूनिट है, कौन कौन सी? सारे बिखरे हुए हैं या जुड़े हुए हैं? और प्रोटीन बनने के लिए सभी को वही इनिशिएशन है। क्या किया इनिशिएशन ने? है? कब के बिछड़े आज यहां आके मिले, मिल गए नहीं मिल गए? बारात इकट्ठी होगी, अब रात को आगे बढ़ाए, इलोंगेशन। क्या आएगा? और कब तक आगे बढ़ेगी? आज ही समझाया, जब तक स्टॉप करो। आती बारात आगे बढ़ेगी, रुक जाएगी? टर्मिनेशन। इज इट क्लियर? बारात का इकट्ठा होना, आगे बढ़ना और बिखर जाना, ये है प्रोटीन सिंथेसिस। ऐसी परेशान होते हैं सारे। बस आज इतना ही करेंगे। तो इनिशिएशन 3 स्टेप में होगा। कितने स्टेप में होगा? तीनों स्टेप लिखा दूं? स्टेप 1, स्टेप 1 लिखेंगे। प्रोकैरियोटिक mRNA, प्रोकैरियोटिक mRNA have a specific, prokaryotic mRNA have a specific SD sequence, have a specific SD sequence on its 5' end,
have a specific SD sequence on its 5' end. Complementary sequence of which is located on, बिल्कुल सही, बट एंड भी मेंशन होगा, हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ विच इज लोकेटेड ऑन 3' end of 16S rRNA, 3' end of 16S rRNA। हाँ बच्चों, वंस अपॉन ए टाइम, आज से करोड़ों साल पहले हमने कहीं किया था 16 5 23, 16 mRNA, 5 tRNA और 23 पेप्टाइड बॉन्ड। याद है कुछ? बुलवा लगे, याद है? बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, these two get associated. Because of the complementary sequences, these two get associated. These two get associated. Require magnesium ion. Underline, यहां से क्वेश्चन होता है। Require magnesium ion. हाँ, स्टेप 1 में कौन आकर जुड़ा? स्मॉल सब यूनिट। अब कौन आएगा? स्टेप 2, नाउ ए चार्ज tRNA, move towards mRNA, move towards mRNA and bind with the first codon, it required GTP, डन। अब कौन आएगा फाइनली? स्टेप 3, फाइनली लार्ज सब यूनिट, bind with small subunit, large subunit bind with small subunit, thus initiation complex completed. Finally, large subunit bind with small subunit, thus initiation complex completed. आई बस नहीं, बकवास, वो वाला काम गया पार्ट। समझ गए सारे? सबसे पहले कौन आएगा? स्मॉल, फिर tRNA, फिर फैक्टर में से कभी क्वेश्चन आता नहीं है। कभी क्वेश्चन आ जाए तो 3 to 1 चलाना है, आ जाए तो मैग्नीशियम सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ, डायग्राम और वो दोनों, ठीक है? ये वाले, ठीक है? बाकी नेक्स्ट में खींचेंगे।